Hello everyone, welcome to Topaz IAS. Let's continue our economic current affairs. In today's newspaper, there's news a matter of import. इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं जो कि इतने 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले थोड़ा था, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, ये बढ़ता ही जा रहा है और ये हमारे लिए अब प्रॉब्लम बन चुकी है। इसको हम लोग समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये हमारे लिए इतनी बड़ी इशू क्यों है और ये ट्रेड डेफिसिट हो कैसे रहा है। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा इंपोर्ट बढ़ जाने के कारण एक्सपोर्ट तो उतना ही है, इंपोर्ट क्योंकि हमारा बढ़ता जा रहा है इसीलिए ये ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, तो इस ट्रेड डेफिसिट से हमें मेन प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों इतना ये ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है अभी। इसका रिलेशन डायरेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट से है, बीओपी से है। तो हम लोग बीओपी को समझते हैं। बीओपी बीओपी क्या है? बीओपी एक स्टेटमेंट है, एक हमारे इकोनॉमी का लिखा जोखा है। इसमें बेसिकली क्या बताया जाता है कि हमारे इकोनॉमी ने ओवरऑल कितना इंपोर्ट किया है, चाहे वो गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, एसेट्स का हो, कितना इंपोर्ट किया है और कितना एक्सपोर्ट किया है। तो ये उसका ओवरऑल इकोनॉमी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। ये एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में बेसिकली जो डे टू डे हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, गुड्स, सर्विसेज, ये सब कुछ यहाँ पे आता है। और कैपिटल अकाउंट में हमारे जो एसेट्स का लेन देन होता है वो आता है। तो ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो करंट अकाउंट में बनता है, ये हमारे करंट अकाउंट में बनता है। और जब ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये पूरे बीओपी को अफेक्ट करता है और हमारा पूरा बीओपी वो डेफिसिट में जाता है, जिसको हम लोग बीओपी डेफिसिट भी कहते हैं। तो बीओपी डेफिसिट का मतलब यही है कि हमारा ओवरऑल इंपोर्ट जो है इकोनॉमी का वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, इसी वजह से ये हो रहा है। और इसमें जो मेजर फैक्टर जो रोल प्ले करता है वो ट्रेड डेफिसिट करता है। ट्रेड डेफिसिट का इतना बड़ा रोल है हमारे बीओपी डेफिसिट में। तो ये तो हमने बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझा। अब हम ये समझते हैं कि बीओपी डेफिसिट से फॉरेक्स रिजर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉरेक्स रिजर्व क्या है? फॉरेक्स रिजर्व है जो डॉलर है हमारे पास, जो रिजर्व बैंक के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ डॉलर है उसको फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास आते कैसे हैं? जैसे सपोज कि हमने कोई सामान बेचा बाहर के लोगों को, तो हमें डॉलर पे पेमेंट मिलती है, तो वो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व में आरबीआई के पास जमा होता है। तो जब हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है तो ये फॉरेक्स रिजर्व घटता जाता है धीरे धीरे। अब मैं ये आपको बताता हूँ, जैसे कि ये क्या है, ये डॉलर विथ आरबीआई है। ठीक है, इसके दो नुकसान है। अगर ये फॉरेक्स रिजर्व हमारा घटता जाए तो इसके दो नुकसान है। एक तो जो रुपी सप्लाई है इकोनॉमी में वो बढ़ती जाती है, एक तो रुपी सप्लाई बढ़ जाती है और दूसरा हमारे पास डॉलर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें, अगर मान लेते हैं कि कोई अब हमें सामान खरीदना है, ठीक है, जिसके लिए हमें डॉलर में, कोई एसेंशियल सामान खरीदना है जिसके लिए हमें डॉलर में पेमेंट करनी है, तो फिर हम कैसे करेंगे? हमारे पास तो फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं है या कम हो गया है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज़्यादा मैटर करता है और इसीलिए हमें अपने ट्रेड डेफिसिट पे को फोकस में रखना पड़ता है, ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल में रखना पड़ता है। हमें ये कोशिश करनी पड़ती है कि ट्रेड डेफिसिट जितना ज़्यादा कम हो उतना बेटर है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का मतलब है कि हमारी इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है हमारे एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि हम अपने डॉलर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बाहर से सामान को इंपोर्ट करने के लिए, उतना हमें डॉलर आ नहीं रहे। तो हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व है वहाँ से जो फॉरेन करेंसी है डॉलर, जिसको हम लोग नॉर्मली डॉलर में ही डिनोट करते हैं, तो वो हमारा घटता जा रहा है। अब हमें अगर कुछ एसेंशियल चीज़ें मंगानी होंगी बाहर से, ऑयल हो सकता है, फर्टिलाइज़र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ एसेंशियल चीज़ें मंगानी होंगी, तो उसके लिए हमारे पास
पैसे कम रहते हैं, डॉलर कम रहता है। तो ये तो सबसे बड़ा इशू है कि हमें अगर कुछ पेमेंट करना होगा, पेमेंट फॉर एसेंशियल कमोडिटीज, तो उसके लिए हमारे पास जो डॉलर है वो कम है, ठीक है। दूसरा एक ये होता है कि रुपये की सप्लाई भी साथ साथ बढ़ गई है, क्योंकि इकोनॉमी में डॉलर कम हो गया तो ऑब्वियस बात है कि रुपये की सप्लाई बढ़ जाएगी। अब रुपये का सप्लाई बढ़ने से क्या होगा कि इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन को बढ़ना ही है, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि इससे जो हमारा इम्पोर्ट है वो और ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, और इम्पोर्ट के कॉस्टली होने की वजह से जो हमारा ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है वो इशू और एग्रावेट करता है। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट करता है हमारा ट्रेड डेफिसिट में, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट में अगर माइनस में चल रहा है तो उसका ये सारा कॉन्सिक्वेंसेज है। इसलिए हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको हम लोगों को जितना कम से कम हो सके कम रखना चाहिए, ना हो तो और भी बेटर है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना कम से कम हो उतना बेटर है। एक और न्यूज़ थी आज के न्यूज़पेपर में, हेल्पिंग श्रीलंका मोर मीनिंगफुली। अभी श्रीलंका में क्या इश्यूज चल रहा है, तो श्रीलंका में दरअसल ये आपके पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो श्रीलंका में इशू ये चल रही है कि श्रीलंका में बीओपी क्राइसिस हो रखा है, जो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उनका एक्सपोर्ट उतना है नहीं और उनकी इम्पोर्ट बढ़ती जा रही है, या फिर कह लें कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इस वजह से उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो काफ़ी डेफिसिट में चला गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे बीओपी क्राइसिस हो रखा है। जब भी बीओपी क्राइसिस उस टर्म को कहते हैं जबकि हमारा इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है, तो वो बीओपी क्राइसिस कहते हैं उसको, उस टर्म को, उस सिचुएशन को। तो इस वक्त जो श्रीलंका में हो रखा है, श्रीलंका इज फेसिंग बीओपी क्राइसिस, ठीक है। इसका रीजन क्या है? रीजन एक तो है कि जो उनका एक्सपोर्ट है वो, उनको एक्चुअली पैसे आते कहाँ से थे? श्रीलंका को पैसे आते थे मेजरली टूरिज्म से, लेकिन टूरिज्म अफेक्ट हो गया। जो चर्च इशू हुआ था, चर्च अटैक इशू हुआ था, उसके वजह से भी टूरिज्म काफ़ी अफेक्ट हुआ। फिर कोविड के वजह से टूरिज्म काफ़ी अफेक्ट हुआ। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उनका जो एक्सपोर्ट था, जो टूरिज्म था, ये काफ़ी अफेक्ट किया। तो यहाँ पर से डॉलर आने बंद हो गए या कम हो गए कह सकते हैं। दूसरा ये इशू आई कि एक तो चर्च गेट और कोविड की वजह से टूरिज्म कम हुआ और डॉलर आने कम हो गए। दूसरा एक इशू ये आया कि उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग अपने इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन करेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के, वो पूरी ऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक बनाने के चक्कर में क्या हुआ कि अब अचानक से आप इकोनॉमी में फूड प्रोडक्शन को ऑर्गेनिक तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम ऑर्गेनिक ही करेंगे। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि जो उनका फूड प्रोडक्शन था वो काफी नीचे गया, और फूड प्रोडक्शन नीचे जाने की वजह से उनका एक्सपोर्ट भी नीचे गया। तो एक तरफ तो उनको जो टूरिज्म से पैसे आ रहे थे, अगर मान लेते हैं कि कोई फॉरेनर आता है और वो वहाँ पे खर्च करता है तो वो डॉलर में खर्च करता है, तो इससे उनको डॉलर मिलता है। तो एक तो टूरिज्म के जाने की वजह से, कोविड वगैरह की वजह से टूरिज्म कम हुआ तो वहाँ से डॉलर आना बंद हो गया। और दूसरा ये जो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन का जो उनका मैकेनिज्म था, जो भी स्कीम था, उसकी वजह से उन्हें डॉलर की कमी हुई, उनका एक्सपोर्ट कम हुआ। तो अब एक तरफ ये है कि एक्सपोर्ट तो कम हो गया और इंपोर्ट उतना ही है। तो इस केस में बीओपी क्राइसिस इनएविटेबल था, बीओपी क्राइसिस हो गया इस केस में, जिसकी वजह से अभी श्रीलंका में कुछ ऐसे हालात हैं कि उनके लिए बेसिक फूड अवेलेबिलिटी की भी इशू है, बेसिक फूड अवेलेबिलिटी की इशू है, फ्यूल की इशू है, इलेक्ट्रिसिटी की इशू है। तो ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जिससे कि अभी श्रीलंका गुजर रही है।
तो इंडिया ने अभी यहाँ पर श्रीलंका को, इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली यही बताया गया है कि इंडिया ने श्रीलंका को असिस्टेंस दिया है 3.5 बिलियन डॉलर का, 3.5 बिलियन डॉलर का असिस्टेंस दिया है। लेकिन साथ में एक स्टेटमेंट मेंशन्ड है, वो स्टेटमेंट ये है कि इंटरवेंशंस which aid recovery and relief with dignity। ये एक स्टेटमेंट है, दैट इज इंटरवेंशंस विच एड रिकवरी एंड रिलीफ विद डिग्निटी। मतलब कि उनकी डिग्निटी, हम लोग को मदद तो करना है लेकिन इस तरीके से मदद करना है कि उनकी डिग्निटी अफेक्ट ना हो। ऐसा नहीं कि हमने मदद किया और हमने उसके लिए काफ़ी ढिंडोरा पीट दिया ताकि उनके जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उनको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमें उनकी डिग्निटी को रेस्पेक्ट करते 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 हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मे बी आप ऐसा कह सकते हैं कि जुडिशियल मैनर में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये इंडिया ने मदद की बात की। एक और पॉइंट मेंशन है इस आर्टिकल में कि ऐसा हम कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट पैसे देने के जगह पे क्यों ना हम लोग जो वहाँ के लोग हैं उनको डायरेक्टली असिस्ट करें। जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे कि पीडीएस सिस्टम है, तो क्यों ना हम लोग ऐसा कोई मैकेनिज्म लेकर के आए जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं उनको डायरेक्टली हेल्प मिल सके। जैसे पीडीएस जैसा कोई सिस्टम वहाँ पे हम लोग चालू कर सके जिससे कि उनके लोगों को फूड सिक्योरिटी का जो इशू है वो रिजॉल्व हो सके, ठीक है। कुछ हम लोग डायरेक्ट जॉब के लिए कुछ करें, कोई मैकेनिज्म हम लोग प्रोवाइड करें। तो ये दूसरा एंगल है इस आर्टिकल का कि हम लोग कोई ऐसा मैकेनिज्म लेकर के आए, क्योंकि अगर हम लोग गवर्नमेंट को पैसे देते हैं तो वो तो उसको लोन चुकाने में खर्च कर देंगे। तो इसीलिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म हमें लाना चाहिए जिससे कि जो हम लोग मदद करें वो डायरेक्ट लोगों की मदद हो, ठीक है। हमें चाइना वाला काम नहीं करना है। जैसे कि चाइना अगर किसी को लोन देता है, अब सपोज वो कंट्री लोन रिपे नहीं कर पाती है तो वो कहते हैं ठीक है भैया हमें आप अपना ये पोर्शन दे दो, तो वो उस पोर्शन पे उनके कंट्री के उस पोर्शन पे कैप्चर कर लेते हैं। हमें वो चीज़ें नहीं करनी है। हमें अगर हमें मदद करनी है लेकिन इन अ जुडिशियल वे, ठीक है, उनकी डिग्निटी को रेस्पेक्ट करते हुए, ठीक है। तो ये आज के दोनों टॉपिक का समरी था, आप लोग इसको पढ़ें एक बार। That's all from today. Thank you.